गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज जॉन्डिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक जो रिजल्ट मैंने शेयर किया है अभी आपको, आप देखिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो एक्चुअल में पावर है वो क्या है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सर हैं हमारे, जिन्होंने ये भेजा है, हालांकि ये काफी दिन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सागर है इनका नाम, डॉक्टर सागर। और गैंग्रीन के काफी केस इनके पास आ रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन में हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि लाखों रुपया खर्च कर चुका है ये पेशेंट। हजारों नहीं, लाखों रुपया। और इसको अब 10% भी रिलीफ नहीं लग रहा था कहीं से भी। 10% भी। और अभी आप देखिए 10 डेज में, ये एलोपैथी में भी इतना फास्ट शायद ये केस पॉसिबल नहीं था, इसलिए तो वहां रिजल्ट नहीं मिल रहे थे उनको। प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हालांकि इन्होंने पेटेंट यूज किए है मेरे, टिश्यू केयर और इन्फ्लामेशन। आपके ग्रुप में भी मैक्सिमम लोगों के पास हैं अब तो। लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल भी सेंसिबली अगर यूज करेंगे तो उसी वैसे ही रिजल्ट आएंगे। बस पेटेंट में 2-3 प्लांट अलग से ऐड करता हूँ मैं। जो होते वो भी हर्बल ही है, कुछ प्लांट तो इन्हीं में से कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ मैं। जैसे मान लो मुझे लीवर का कोई पेटेंट बनाना है, तो उसमें मैं लीवर की प्रोमिनेंट रेमेडी चेलिडोनियम है, उसको इंक्रीज करता हूँ बाकी रेमेडी से। बाकी कुछ और प्लांट्स भी ऐड होते हैं। खैर, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम बोलते हैं। और पहले हालांकि बिलिरुबिन में आपको बता दिया, और 2 बार बिलिरुबिन मैंने पढ़ाया है। एक बार हमने ब्लड में भी पढ़ा था, आरबीसी के ब्रेकडाउन में जब बताया था मैंने बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कब होता है, कब बिलिरुबिन बनता है। लेकिन एक छोटा सा हम आज भी देखेंगे। बिलिरुबिन, अब यहाँ दो चीजें आप समझिए। एक डायरेक्ट बिलिरुबिन और एक इनडायरेक्ट। या इनडायरेक्ट को पहले लिख सकते हैं हम। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इनका, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। एक्चुअली एक प्रोसेस होता है लीवर में ग्लूकुरोनिक एसिड के थ्रू, उसके बाद बिलिरुबिन में बिलिरुबिन का कंजुगेशन लीवर में एक्चुअली होता है। कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड भी आप इनको बोल बोल सकते हैं। अब बिलिरुबिन एक टाइप का पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट का पार्ट है, बाइल का पार्ट है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कल ही। लीवर के थ्रू सिक्रेट होके गोल ब्लेडर में के थ्रू ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होने का प्रोसेस में रहता है। और रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन के प्रोसेस से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, बिलिरुबिन बनता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज ऑल्सो नोन एज अनकॉन्जुगेटेड, अनप्रोसेस्ड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की वो फॉर्म है जो डायरेक्टली रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से बनती है। यानी कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो बिलिरुबिन बन रहा है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। और ये वाटर में सोलूबल नहीं होता है, इसलिए इसको लीवर में भेजा जाता है। और लीवर इसको कॉन्जुगेट करता है ग्लूकुरोनिक एसिड के थ्रू। फिर ये वाटर सोलूबल हो जाता है, फिर इसको एक्सक्रेट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है ब्लड के थ्रू।
डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू और यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ये एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है बॉडी से। कई बार इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो जाता है, या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाई हो जाता है। ऐसा तब होता है जब लीवर बिलिरुबिन को प्रॉपरली या कंप्लीट बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता। ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो, आरबीसी का प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन होने लगे, लाइफ स्पैन से पहले ही आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लगे, जैसा गिलबर्ट सिंड्रोम में होता है, हेमोलाइसिस इसको बोलते हैं हम। इससे ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा, लेकिन लीवर में उसको प्रोसेस करने के लिए तो उतना ही ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। आप समझिए, एक छोटा सा फिगर से आपको समझाता हूँ। ये अपना लीवर हो गया, और ये अपनी रेड ब्लड सेल हो गई, और इनके आरबीसी के ब्रेक डाउन से आपका बिलिरुबिन बना, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये लीवर में जाएगा। सपोज इसकी 10 यूनिट है, और 10 यूनिट ही इसको कॉन्जुगेट करने के लिए ग्लूकुरोनिक एसिड की लगती है। ग्लूकुरोनिक एसिड, सपोज दैट, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी कि 10 पार्ट बिलिरुबिन और 10 पार्ट ग्लूकुरोनिक एसिड से कंजुगेट हो जाएंगे, और फिर ये आगे जो है डायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ से बन जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है। लेकिन अगर ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लगे, और ये यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की यूनिट बढ़ के 15 हो जाए, 15 हो जाए, लेकिन ग्लूकुरोनिक एसिड कितना है, वो 10 ही है। तो इधर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन तो है ही इन ब्लड में, जो हमारे ब्लड में जाएगा, यहाँ भी तो ब्लड वेसल में ही जाएगा ना। तो इस ब्लड वेसल में डायरेक्ट बिलिरुबिन तो जो होगा वो होगा ही, जो लीवर ने प्रोसेस किया है। लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी हाई दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी 5 यूनिट एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई इस कंडीशन में दिख सकता है, या लीवर में कोई कमी हो और उसके पास ग्लूक्रोनिक एसिड एडक्वेट क्वांटिटी में नहीं हो, ग्लूक्रोनिक एसिड उतना ना हो लीवर के पास, तो भी ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो सकता है। ठीक है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की अभी बात कर रहा था मैं। तो हाई इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कब होगा? गिलबर्ट सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें हो सकता है, या हेमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगे, उसमें हो सकता है, जिससे लीवर ओवरलोडेड हो जाएगा, या लीवर डैमेज हो जाए, लीवर सेल यानी कि ग्लूकुरोनिक एसिड लीवर का फंक्शन अच्छे से ना हो, तो इन तीनों कंडीशन में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा। दूसरा डायरेक्ट बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। व्हेन लीवर प्रोसेस दिस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन थ्रू ग्लूकुरोनिक एसिड और दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, देन इट बिकम्स वाटर soluble, एंड देन इट इज नोन एज डायरेक्टली डायरेक्ट बिलिरुबिन। तब इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। तब ये बिलिरुबिन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जहां ये बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। जब डायरेक्ट बिलिरुबिन हाई होता है, अगर हमारी बॉडी में डायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो जाए, तो उसके मीन्स क्या होंगे? लीवर का कोई फंक्शन इंपेयरमेंट में मैक्सिमम ऐसा हमें देखने को मिलता है, चाहे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
बाइल डक्ट में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन के हाई होने के पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है तो गोल स्टोन की वजह से हो सकता है। गोल ब्लैडर स्टोन होगा, या बाइल डक्ट में स्टोन होने से बाइल का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिससे बिलिरुबिन ब्लड में एक तरीके से स्टोर होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, एक्सक्रीट नहीं होता वो, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, वो लीवर में ही रुक जा रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। फिर वो ब्लड में ज्यादा जाएगा। तो गोल ब्लैडर स्टोन हो या बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, और हेपेटाइटिस, लीवर में कोई इन्फेक्शन, स्कार, या सिरोसिस की कंडीशन में भी डायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो सकता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की रेंज मैक्सिमम लैब में 0.2 से लगा के मैक्सिमम 1.0 mg/dl तक होती है, और डायरेक्ट बिलिरुबिन की रेंज 0.1 से 0.3 या 0.5, मैक्सिमम 0.5। लैब टू लैब, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है किस टाइप के प्रोसेस से उसको टेस्ट किया गया है। तो ये इतना इसका, और इन दोनों को मिला के जो बिलिरुबिन बनता है वो होता है टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है वो टोटल बिलिरुबिन होता है। अब हम जॉइंटिस की तरफ चलते हैं। अब आप समझ गए कि बिलिरुबिन आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है, जिसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। फिर वो बिलिरुबिन लीवर में जाता है, लीवर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसका मैक्सिमम हिस्सा इंटेस्टाइन में पहुंचा के फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। और कुछ हिस्सा जो ब्लड में बचता है वो ही हमें ब्लड टेस्ट में दिखता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में भी वही हिस्सा मिलेगा जो लीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उतना तक रहता है तो ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में, जो अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस है, ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हायर लेवल पे हो जाए, इस प्रोसेस में कहीं भी कोई डिस्टरबेंस होगा, बिलिरुबिन ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसे ही हम जॉन्डिस बोलते हैं। इसी को पीलिया बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, जॉन्डिस। सिंपली मैंने आपको समझा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा, इजिली आप समझे होंगे। और पैथोलॉजिकल तरीके से भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल तरीके से भी। बाकी लीवर का फंक्शन हमने कल डिस्कस कर ही लिया, सब कुछ लीवर के गोल ब्लैडर के बारे में लास्ट क्लास में। अब जॉन्डिस, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। ये स्क्रीन में साफ कर देता हूँ जो मैंने आपको समझाया अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे। एक बार और सिंपली आपको एक छोटा सा फिगर बता के फिर ये समझाता हूँ। ये सपोज हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये हमारा लीवर हो गया। अलग अलग दिखाऊंगा, 3 चीजें मुझे दिखानी है आपको। ये गोल ब्लैडर, ये डक्ट फिर इधर से निकल के हमारी इंटेस्टाइन में चली जाती है। ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी ब्लड वेसल्स, और मैंने बताया कि यहाँ से क्या निकल रहे हैं, आरबीसी। इसके डिस्ट्रक्शन ये इसमें जाता है, इधर से फिर यहाँ, और ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। अब यहाँ पे समझिए आप, इस पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस, प्री मतलब पहले, हिपेटिक मतलब लीवर।
लीवर से पहले ही होने वाला जॉन्डिस। दूसरा हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक मतलब लीवर, लीवर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक, पोस्ट मतलब बाद में, लीवर के बाद में कोई दिक्कत, बाद में मतलब इस डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए या गोल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में प्रॉब्लम हो जाए, हिपेटिक डक्ट में कोई प्रॉब्लम, हिपेटिक नहीं, सिस्टिक डक्ट में, गोल ब्लैडर में या कॉमन बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में। प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक। सिंपल लैंग्वेज में, प्री मतलब पहले, यानी कि हिपेटिक मतलब लीवर से पहले ही कोई समस्या है। प्री हिपेटिक में क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया। हेमोलाइसिस ही इसके पीछे एक कॉमन रीजन होता है, यानी कि आरबीसी का ओवर डिस्ट्रक्शन, टाइम से पहले ब्रेकडाउन होना, प्री मैच्योर ब्रेकडाउन, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है आरबीसी का, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस होने लगती है, और लीवर इतने हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, और ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा है, एलएफटी जब आप कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट आपने कराया, या कोई पेशेंट लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ हमारे पास आता है, और एलएफटी में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू बहुत हाई दिख रही है उसकी, और साथ में ऐसे पेशेंट को एक चीज और आपको मिलेगी, ऐसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है आपको, क्योंकि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से ही हीमोग्लोबिन भी रिलीज होता है। तो जो एचबी है वो भी थोड़ा हाई मिल सकता है ऐसे पेशेंट का, ऐसे पेशेंट का, प्री हिपेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, प्री हिपेटिक, ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे एचबी भी थोड़ा हाई मिलता है, यानी कि आर, और ऐसा कोई आरबीसी में कोई डिफॉल्ट होने से मोस्टली गिलबर्ट सिंड्रोम में ऐसा ज्यादा होता है। जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एक, इसका ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, और इससे कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन हाँ मैनेज इसको किया जा सकता है, लीवर की फंक्शनैलिटी पे काम करके इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्री हिपेटिक इसका नेम तो जरूर है, आपने केवल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई है तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्री हिपेटिक है, लेकिन अगर इसके साथ डायरेक्ट बिलिरुबिन भी हाई है, इनडायरेक्ट भी हाई है और डायरेक्ट भी हाई है, तो इसका मतलब फिर वो हिपेटिक जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि वहां पे लीवर में भी प्रॉब्लम, लीवर भी अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा। प्री हिपेटिक जॉन्डिस। दूसरा हिपेटिक जॉन्डिस, इसमें लीवर में ही दिक्कत होती है, जब हिपेटोसाइट्स या लीवर सेल खुद एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती है, इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है, सिरोसिस ऑफ द लीवर की वजह से भी हो सकता है, लीवर में कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करने से हो सकता है, बिकॉज हेपेटोसाइट्स आर नॉट एबल टू conjugate the bilirubin introduced by आरबीसी डिस्ट्रक्शन या प्रोड्यूस बाय आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जो बिलिरुबिन, जितना बिलिरुबिन लीवर को मिल रहा है उसको वो कंजुगेट
प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इससे डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ा मिलेगा आपको, और इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही बड़े मिलेंगे। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस मतलब लीवर के बाद दिक्कत है। बॉइल बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण बिलिरुबिन का एक्सक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। यानी कि जितना बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, उतना बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है। इससे भी क्या होगा? इससे भी ब्लड में बिलिरुबिन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो बिलिरुबिन जाएगा वो स्टर्कोबिलिन, मैंने कल बताया था आपको, और यूरोबिलिन, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टर्कोबिलिन है वो फीकस या स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, और यूरोबिलिन जो है वो किडनी के थ्रू, यानी कि एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन जब उतना, जितना ऊपर से आया उतना यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उस रेशियो में यहाँ नहीं पहुंचेगा बिलिरुबिन, जिस रेशियो में यहाँ पे आना चाहिए, जितना आना चाहिए। तो यानी कि वो वापस इकट्ठा होकर ब्लड में ही जाएगा, ब्लड में फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कंडीशन गोल ब्लेडर स्टोन, ट्यूमर लीवर का, या गोल ब्लेडर में ट्यूमर, या गोल ब्लेडर में सिस्ट, या बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, इन सब की वजह से देखने को मिलता है। और इसमें मैक्सिमम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मीन्स डायरेक्ट बिलिरुबिन ही हाई मिलता है। लीवर फंक्शन टेस्ट के दूसरे एस्पेक्ट पे भी डिस्कस करेंगे अभी, अ, किसी क्लास में जरूर। हालांकि वो ग्लोबुलिन वगैरह मैं सब बता चुका हूँ आपको ब्लड में, जब ब्लड पढ़ाया था, लेकिन फिर भी एक बार एक क्लास में एलएफटी को डिस्कशन कर लेंगे। तो ये तीन टाइप के जॉन्डिस हो गए। पैथोफिजियोलॉजी भी वैसे ही है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस की अगर पैथोफिजियोलॉजी हम डिटेल में समझें, इन द कंडीशन ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस, आरबीसी, द डिस्ट्रक्शन रेट ऑफ आरबीसी विल इंक्रीज। और ये हेमोलिसिस एक प्रोसेस है, वो इंक्रीज होने से होता है, इसलिए इसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। हेमोलाइसिस के थ्रू होने वाला जॉन्डिस मीन्स हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ये मैंने आपको समझा, नॉर्मल कंडीशन में लीवर एक लिमिटेड अमाउंट में ही बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट कर पाता है, यानी कि जितनी उसकी पावर होती है, जितनी सेल की मोस्टली जो एंजाइम्स और दूसरी चीजें वहां पे कंज्यूम होती है, ज्यादातर ग्लूक्रोनिक एसिड जो है वही मेन फैक्टर होता है जो बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है। तो लीवर की कैपेसिटी के बियॉन्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर को मिलने लगता है। यानी कि आप समझिए, पीछे से वाटर फ्लो है 4 इंच पाइप से, और आगे उसको टेक ओवर करने के लिए केवल 3 इंच का पाइप है, तो ओवरफ्लो होगा ही ना। वही कंडीशन है सेम। ये इस टाइप के जॉन्डिस का कारण बनता है। कुछ और भी कंडीशन है गिलबर्ट सिंड्रोम के अलावा, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया में भी ये देखने को मिलता है। और कई बार ये अ, जो टाइफाइड होता है उसमें भी प्रीहेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। टाइफाइड में हिपेटिक जॉन्डिस भी हो जाता है। हिपेटिक जॉन्डिस ये लीवर डिजीज की वजह से होता है, लीवर में डैमेज होने की वजह से होता है, हेपेटोसाइट्स के फंक्शन इंपेयरमेंट होने की वजह से होता है। इसमें मैंने आपको बताया दोनों ही बड़े मिल सकते हैं आपको, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में गिलबर्ट सिंड्रोम में भी ये रह सकता है।
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस, लीवर कैंसर। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की भी पैथोफिजियोलॉजी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी, उसमें ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज की वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पाता। यानी कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीवर के एस्पेक्ट से आप देखें तो। और लीवर का ये मेन फंक्शन है बिलिरुबिन को, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। और बिलिरुबिन की वैल्यू से हमें कितनी चीजें पता चलती हैं आप देखिए। आरबीसी के बारे में भी नॉलेज मिलती है। और कभी भी जॉन्डिस के पेशेंट को अगर केवल एलएफटी आपके पास लेके आया है कोई पेशेंट, तो उसका एक सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए आपको, ताकि आइडिया हो जाए कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि गोल ब्लेडर स्टोन में भी पेशेंट को जॉन्डिस मिलता है। और ये आइडेंटिफाई करना है कि लीवर में कितना डैमेज है, और जो पेशेंट का गोल ब्लेडर स्टोन या गोल ब्लेडर की कंडीशन है वो कैसी है। एलोपैथी में भी वैसे ही करते हैं। और सोडैक्सोलिक एसिड, यूडी लीव वगैरह की टैबलेट वो देते हैं ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन वाले केसेस। मोस्टली कोलेस्ट्रॉन के स्टोन होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उससे। एक थेरेपी होती है जो 10-15 दिन वो लोग चला के देखते हैं, काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज निकाल देते हैं गोल ब्लेडर को। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सोनोग्राफी करा लिया, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तब हमें केवल सीबीसी और एलएफटी पर ध्यान देना है। सीबीसी में उसके आरबीसी की वैल्यू देखिए, हीमोग्लोबिन को देखिए, और लीवर की कंडीशन देखिए। एलएफटी क्या बताता है, कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस वगैरह, जॉन्डिस तो नहीं, मतलब जो हेपेटाइटिस बी या सी तो पेशेंट को नहीं। तो नॉर्मल ये हमारी पूरी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है जॉन्डिस की। इसके बाद में सेकंड हाफ में आपको गोल ब्लैडर स्टोन की भी बताऊंगा। सिम्टम्स आप सब लोग जानते ही हैं। बाइल पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से डार्क यूरिन आएगा पेशेंट का, और स्टूल भी फेल होगा, फटीग बहुत पेशेंट को होगी। लीवर डिस्फंक्शन की वजह से बॉडी में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होगा। एटीपी मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा। और जो बिलिरुबिन पिगमेंट है वो इचिंग भी कोज करता है। जॉन्डिस में इचिंग भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। अब जब ट्रीटमेंट की अप्रोच की बात करते हैं, तो इसमें हमें पहले ये देखना है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस है तो उसमें हेमोलिसिस को कंट्रोल करना है हमें। इसमें ब्लड को भी देखा जा सकता है, ब्लड की स्थिति क्या है। अगर आरबीसी भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एच भी बहुत ज्यादा है पेशेंट का, तो उसकी कंडीशन को देखना है। हालांकि एल टू जो हमारी रेमेडी होती है उसको D10 में देने से ये प्रोसेस में काफी ब्रेक डाउन लगता है। इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज करते हैं, जैसे जो मतलब स्टेरॉइड का यूज करते हैं एलोपैथिक रेमेडी में। तो L2 को D10 में देने से काफी हद तक इस पे जो है पेशेंट को आराम लगता है। और हेपेटिक जॉन्डिस है तो लीवर को सपोर्ट करना है। ऐसे मेडिकेशंस और ऐसे डाइट रिस्ट्रिक्शन हमें पेशेंट को देने हैं, जिससे उसको लीवर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में तो ब्लॉकेज ही है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की कोशिश करनी है। बाइल फ्लो प्रॉपरली हो उसको ध्यान रखना है। और गिलबर्ट सिंड्रोम है, मतलब उस पेशेंट को ना कोई
हेमोलाइसिस की प्रॉब्लम दिखती है, ना ऐसा लगता है लीवर में कोई दिक्कत है, ना पेलनेस है। ऐसे लोगों का जो टोटल बिलिरुबिन है वो टू टू से बिलो में, 1.5 से 2 के आसपास बना ही रहता है। एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यूनिटी भी का रोल भी इसमें रहता है। इसको भी हम लीवर पे काम करके इसको भी 1.5 या उससे नीचे आराम से पेशेंट का लेके आ सकते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन अगर ज्यादा रहेगा तो ईचिंग तो रहेगी बॉडी में, और भी कुछ सिम्टम प्रोड्यूस ना हो, ईचिंग तो रहनी है। गिलबर्ट सिंड्रोम के पेशेंट को भी नॉर्मल ईचिंग रहेगी, और जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो इम्पेयर्ड रहेंगे उसके। मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। अभी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, और थोड़ा सा गोल ब्लेडर के बारे में, गोल ब्लेडर स्टोन के बारे में। गोल ब्लेडर तो हमने कल पढ़ ही लिया था, उसका भी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ये जॉइंटिस का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया अभी, और इसके टाइप भी आपको समझाएं। बस आइडेंटिफाई करना है डिजीज के बारे में। एलएफटी को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। सेम लिंक से कनेक्ट होगा दोबारा, वैसे ही